दोस्तों, जब भी हम भारत के इतिहास में गद्दारी की बात करते हैं तो लोगों के जुबान पर अक्सर सबसे पहले जयचंद का नाम आता है। उसने अपने ही कुल के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान को ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा के लिए धोखा दिया और मोहम्मद गोरी का साथ देकर भारत को गुलामी के अंधेरे में धकेल दिया। और ऐसा ही एक नाम हम इतिहास में और पढ़ते हैं, सलादीन तंवर का, जिसने महाराणा सांगा के साथ गद्दारी की। खानवा के मैदान में जब राणा सांगा और बाबर के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, तो अंतिम और निर्णायक दौर में सलादीन तंवर राणा सांगा का साथ छोड़कर बाबर के साथ मिल गया। इतिहासकार लिखते हैं कि अगर उस समय राणा सांगा को पूरा सहयोग मिला होता तो शायद भारत में बाबर और मुगलों का राज ही स्थापित नहीं हो पाता। पर भारत के इतिहास में ऐसी गद्दारी करने वालों की सूची बहुत लंबी मिलती है। और ऐसी गद्दारी सिर्फ एक इंसान या एक राजा की हार नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता की तबाही का कारण बनती है। और इतिहास गवाह है कि भारत को बाहर से आए दुश्मनों ने कम और अपने ही घर के गद्दारों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और भारत में ऐसी गद्दारी की शुरुआत इन सबके बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गद्दार राजा की जिसे भारत का सबसे पहला गद्दार माना जाता है। एक ऐसा राजा जिसने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपनी ही मातृभूमि को बेच दिया, जिसने विदेशी आक्रमणकारी के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। और उस राजा का नाम था आम्बी, गांधार और तक्षशिला का शासक। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी भारत एक विशाल और अद्भुत भूमि थी और यहाँ गंगा के मैदानों से लेकर सिंधु के किनारों तक सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि का वैभव फैला हुआ था। खेती समृद्ध थी, व्यापार चमक रहा था, नगर भव्य थे और शिक्षा के केंद्र भी यहाँ के दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। मगध में उस समय नंद वंश का शासन था। इतिहासकारों के अनुसार उनकी सेना उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। हजारों हाथी, लाखों सैनिक और इतना विशाल साम्राज्य कि यूनानी इतिहासकार भी बहुत आश्चर्य के साथ उनका इतिहास लिखते हैं। लेकिन इस समृद्धि के बावजूद भारत में राजनीतिक एक रूपता नहीं थी। भारत छोटे छोटे गणराज्यों और राज्यों में बटा हुआ था। हर राजा अपने पड़ोसी राजा से ईर्ष्या करता था। इन्हीं में से एक राज्य था ये गांधार, और उसी की राजधानी थी तक्षशिला, जहां विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था और आचार्य चाणक्य भी उस समय वहीं के आचार्य थे। ये स्थान शिक्षा और व्यापार का एक बड़ा केंद्र था, लेकिन यहाँ का शासक जो था आम्बी, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और स्वार्थी राजा था। उसी समय पश्चिम के एक देश मैसिडोनिया से विश्व विजय की महत्वाकांक्षा लेकर एक तूफान उठा था और उस तूफान का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे भारत में हम सिकंदर कहते हैं। यूनान से लेकर मिस्र और पर्शिया पर्शिया यानी जो कि आज का ईरान है, वहां तक फतेह करने के बाद अब उसकी नजर भारत पर थी। भारत उसके लिए सिर्फ सोने हीरे की भूमि नहीं था, बल्कि उसका एक सपना था कि अगर भारत को जीत लिया तो उसका विश्व विजय का सपना पूरा हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व की बात है। सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ हिंदू कुश पर्वतों को पार करके भारत की सीमा पर पहुंच चुका था और उसके पीछे थी उसकी प्रशिक्षित घुड़सवार टुकड़ियां, पैदल सेना और युद्ध कला में माहिर उसके सेनापति। लेकिन भारत को जीतना उसके लिए इतना आसान नहीं था। यहाँ की भूमि उसके लिए एक तरह से अनजान थी। यहाँ की जो सेनाएं थी वो हाथियों से सुसज्जित थी और यहाँ का मौसम भी उसके लिए एक तरह से नया था। ऐसे में उसे भारत का रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए था और फिर वो यही काम किया था उस आम्भी ने। आम्भी गांधार का राजा था। गांधार राज्य जो है वो आज के पाकिस्तान के उत्तर और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला होता है, यानी भारत वहां तक था। आम्बी ने सिकंदर के सामने पहले ही अपने सारे हथियार डाल दिए और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और भारत में सिकंदर का भव्य स्वागत भी किया। उसने सोने, हाथी और बहुत सारे सैनिक सिकंदर को उपहार में भेजे और उसने सिकंदर की थकी हुई सेना को भोजन और रसद भी दी। और सबसे अहम, उसने अपने इलाके से गुजरने का सुरक्षित मार्ग उसको प्रदान किया। क्यों? क्योंकि आम्बी को अपने ही पड़ोसी राजा पुरु, यूनानी इतिहासकार किंग पोरस बोलते हैं, उनसे उनकी गहरी दुश्मनी थी और उसे लगा कि सिकंदर की मदद से वो पोरस को हराकर पंजाब का सबसे बड़ा शासक बन जाएगा। लेकिन यही वो क्षण था जहां एक स्वार्थी और गद्दार राजा की महत्वाकांक्षा पूरी सभ्यता पर भारी पड़ गई। राजा पोरस पंजाब सिंध क्षेत्र के राजा थे। उनके राज्य का नाम पुरुवास था उस समय और उनकी राजधानी आज के पाकिस्तान के लाहौर के आसपास थी और उनका जो राज्य था वो पंजाब में झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक फैला हुआ था। सिकंदर ने पोरस के पास भी एक संदेश भिजवाया जिसमें उसने पोरस को सिकंदर के समक्ष समर्पण करने की बात लिखी थी। लेकिन पोरस जो थे वो एक महान योद्धा थे। उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की और युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दी। सिकंदर का संधि प्रस्ताव ठुकराने के बाद अब सिकंदर और पोरस के बीच भी युद्ध जो है वो लगभग तय हो चुका था। सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को हाइड स्पीज या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। सिकंदर की सेना में लगभग 50,000 के पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे, तो वही राजा पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार और 4,000 रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर अपने यूनानी सैनिकों और आम्बी की सेना को लेकर झेलम की ओर लगातार आगे बढ़ रहा था और अब धीरे धीरे दोनों की सेनाओं ने झेलम के दोनों किनारों की ओर डेरा डाल दिया था। बरसात का मौसम था उस समय और झेलम नदी उफान पर थी। कई दिनों तक दोनों की सेनाएं एक दूसरे को देखती रही। नदी इतनी तेज थी कि कोई भी हमला नहीं कर पा रहा था।
धीरे धीरे फिर नदी का उफान कम हुआ। सिकंदर ने एक रात अपनी सेना को अचानक एक आदेश दिया। उसने जो है अपनी सेना को एक रात के अंधेरे में आगे की ओर बढ़ा दिया और एक द्वीप से नदी पार कर पोरस की सेना को एकदम से चौंका दिया। और इधर महाराजा पुरु की सेना को पहले से ही भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। नदी किनारे का मैदान एक तरह से दलदल में बदल चुका था। हाथियों के पैर कीचड़ में धंस रहे थे, रथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फिर भी जब युद्ध शुरू हुआ तो दृश्य भी अद्भुत था। एक और विशाल यूनानी सेना अनुशासित और प्रशिक्षित, दूसरी ओर पोरस की विशाल सेना गर्जना करते हुए उसके हाथी और निडर सैनिक। पहला आगाज पोरस के हाथियों ने किया। यूनानी घोड़े हाथियों की गर्जना और उनकी विशालता देखकर घबरा गए। घोड़े पीछे हटने लगे। यूनानी सेना को आभास तो हो चुका था कि ये युद्ध इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे दलदल और कीचड़ की वजह से पोरस की सेना जो है वो थोड़ी कमजोर पड़ने लगी। हाथियों की चाल भी धीमे हो गई और यूनानी धनुर्धारी और भालाधारियों ने यही मौका देकर हमला तेज कर दिया। उन्होंने हाथियों और उनके चालक को निशाना बनाया। हाथियों में भगदड़ मच गई। कुछ हाथी अपनी सेना को चलने लगे। घंटों तक ऐसा युद्ध चलता रहा और झेलम के किनारे खून और चीखों और शवों से भर गए थे। सिकंदर की घुड़सवार सेना बार बार किनारों से हमला करती रही और धीरे धीरे जो महाराजा पुरु की छोटी सेना थी वो कमजोर पड़ने लगी और आखिरकार पुरु भी युद्ध में घायल हो गया और बंदी बना लिए गए। उन्हें सिकंदर के सामने पेश किया गया और उस समय सिकंदर ने राजा पुरु से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। राजा पुरु ने भी बड़ी निडरता से जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है उसी तरीके से। और इस एक वाक्य ने पुरु को इतिहास के अमर नायकों में खड़ा कर दिया। कई इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि राजा पुरु के इस जवाब से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उनके वीरता और शौर्य से प्रभावित होकर सिकंदर ने उनको अपना राज्य वापस लौटा दिया। लेकिन इस युद्ध के बाद सिकंदर भारत की तरफ और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया और वो यहीं से वापस लौट गया। हालांकि इस युद्ध के परिणाम को लेकर कई इतिहासकारों में मतभेद भी है। अधिकांश इतिहासकारों का कहना है कि इस युद्ध में सिकंदर को भारी क्षति हुई, जिससे उसके सैनिकों का मनोबल पूरी तरह से टूट गया और इसके आगे विशाल और शक्तिशाली नंद साम्राज्य को देखकर तो उनकी सेना का भारत की तरफ और आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। और सिकंदर को भी इस युद्ध में गंभीर चोटें लगी थी और वापस लौटते समय ही रास्ते में उसकी भी एक बीमारी से मौत हो गई। दोस्तों, लेकिन इस युद्ध ने हमें सिर्फ वीरता और शौर्य नहीं बल्कि गद्दारी का असर भी दिखाया। अगर आम्बे सिकंदर का साथ नहीं देता तो न तो सिकंदर को भारत का रास्ता मिलता और न ही उसकी सेना को टिकने की ताकत मिलती। वह शायद सीमा से ही लौट जाता, लेकिन आम्बी ने एक विदेशी को बुलाकर उसका साथ देकर अपने ही देश को शत्रु के हवाले कर दिया। यूनानी लेखक ऐसा लिखते हैं कि सिकंदर को भारत में जितनी मदद मिली उसका सबसे बड़ा कारण था ये गंधार का राजा आम्बी। हालांकि राजा पुरु की वीरता और शौर्य की वजह से सिकंदर भारत में ज्यादा दूर तक आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन उसने दुनिया को यह संदेश जरूर दे दिया कि भारत बहुत समृद्धशाली और शक्तिशाली तो है, लेकिन यहाँ के राजा जो है वो आपस में ही बटे हुए हैं और इन्हें हराना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इतिहास का यही संदेश आगे हर विदेशी आक्रमणकारी तक पहुंचा। कभी महमूद गजनवी, कभी महमूद गोरी, कभी बाबर, कभी नादिर शाह और आगे चलकर फिर अंग्रेज। हर बार बाहर से आए दुश्मन ने हमला किया और भीतर से ही हर बार किसी ने गद्दारी की। आम्बे की कहानी हमें ये सिखाती है कि युद्ध कई बार कमजोर सेना या कमजोर हथियारों की वजह से नहीं हारे जाते, बल्कि भीतर के विश्वासघात से भी हारे जाते हैं। अगर आम्बे पोरस के साथ खड़ा होता तो शायद सिकंदर का सपना वही टूट जाता। भारत की एकता और वीरता एक नई कहानी लिखती, लेकिन उसकी गद्दारी ने आने वाले सैकड़ों सालों की दिशा बदल दी। इतिहासकार कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि भीतर बैठे गद्दार रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ 2300 साल पुरानी एक सामान्य घटना नहीं है, ये आज भी हमें एक आईना दिखाती है। विदेशी दुश्मन तब भी था, आज भी है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं भीतर से आता है। आम्बे भारत का पहला गद्दार था। उसकी महत्वाकांक्षा ने भारत की एकता की नींव को कमजोर कर दिया था। और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक हम भीतर के गद्दारों को पहचानना और रोकना नहीं सीखेंगे तब तक कोई भी बाहरी ताकत हमें तोड़ सकती है। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि इतिहास की ये कहानियां हमें सिर्फ पढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि जगाने के लिए भी जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और सभी लोगों तक पहुंचाइए। और हाँ, अपना ये चैनल नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। और जल्द ही वापस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।